मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 36 कीमोथेरेपी ऑफ मलेरिया का पार्ट 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था व्हाट इज मलेरिया एंड लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। तो अभी हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बाद हम ड्रग्स एक्टिंग ऑन मलेरिया और ड्रग यूज्ड इन मलेरिया जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है फर्स्ट स्टेप जो होता है लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया में वो होता है मॉस्किटो ट्रांसमिटर मोटाइल स्पोरोजाइट्स। तो मॉस्किटो क्या करता है, मॉस्किटो जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो रहता है जिसके अंदर मलेरिया के पैरासाइट और प्रोटोजोआ रहते हैं वो इंजेक्ट करता है ह्यूमन में। और सेकंड स्टेप में ये स्पोरोजाइट्स जो है ये ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रैवल होते हैं लीवर सेल में जिसे हम हिपेटोसाइट्स बोलते हैं। हिपेटोसाइट्स में ये स्पोरोजाइट असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं जिसे सिजोगोनी बोलते हैं और इससे 1000 ऑफ मीरोजाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। फिर ये 1000 ऑफ मीरोजाइट्स जो है ये ब्लड सेल को इन्फेक्ट करते हैं, स्पेशली इरिथ्रोसाइट और रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट करते हैं। रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट करने के बाद वो ब्लड सेल के अंदर फिर से वो रिंग फॉर्मेशन करते हैं, ट्रोपोसाइट फेस में चले जाते हैं और फाइनली सीजॉन्स बनाते हैं और ये सीजॉन्स से फिर से मीरोजाइट्स बनते हैं और ऐसा मल्टीप्लिकेशन होते जाता है और उसके बाद जो ब्लड में जितने भी रेड ब्लड सेल है उसे ये पैरासाइट इन्फेक्ट करता है। जो बचे हुए मीरोजाइट है जो कि रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट नहीं करते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं मेल एंड फीमेल गमेट्स में और ये मेल एंड फीमेल गमेट्स फिर से अगर वो इन्फेक्टेड ह्यूमन को और पर्सन को कोई मॉस्किटो काटता है तो वो मॉस्किटो क्या करता है, ब्लड सक कर लेता है जिसके अंदर मेल एंड फीमेल गमेट्स होते हैं और ये मेल एंड फीमेल गमेटोसाइट जो है ये मॉस्किटो के गट में चले जाते हैं। फिर 7 स्टेज में मेल एंड फीमेल गमेटोसाइट फ्यूज होते हैं जिससे ओकिनाइट बनता है और ये फिर ओकिनाइट डेवलप होता है इनटू न्यू स्पोरोजाइट और ये फिर जो मॉस्किटो है उसके सलाइवरी ग्लैंड में माइग्रेट हो जाता है और फिर से ये मॉस्किटो रेडी हो जाता है टू इन्फेक्ट न्यू पर्सन और न्यू ह्यूमन। तो ये है पूरा आपका मलेरिया का लाइफ साइकिल। तो आज के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ड्रग यूज इन मलेरिया। तो एंटी मलेरियल थेरेपी हैज 3 मेन एम। एंटी मलेरियल थेरेपी के 3 एम है, एक तो प्रोफाइलेक्सिस, उसके बाद सप्रेशन और रेडिकल क्योर। तो प्रोफाइलेक्सिस क्या है, प्रोफाइलेक्सिस मीन्स जो जगह पे मलेरिया का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और मलेरिया जो है वो पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा होता है, ऐसे जगह में प्रोफाइलेक्टिक मेजरमेंट्स लेते हैं और प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट लेते हैं जिसमें कि जो भी वहां पे रहने वाले लोग हैं और वहां के जो लोकल लोग हैं उन्हें पहले ही प्रिकॉशन लेना पड़ता है जिसकी वजह से उन्हें मलेरिया ना हो। उसमें एक्सटर्नल प्रिकॉशनरी मेजर्स भी आते हैं एज वेल एज इंटरनल ड्रग्स भी अवेलेबल है जिसके वजह से उन्हें अगर इन फ्यूचर कोई मॉस्किटो काट लेता है, एनाफिलिस मॉस्किटो काट लेता है तो उन्हें मलेरिया का जो इंटेंसिटी है वो कम होगा या फिर मलेरिया होगा ही नहीं। तो ये प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स में और प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट में ये चीज होता है। उसके बाद सप्रेशन, अगर कोई पेशेंट को मलेरिया हो गया है तो वो एडवांस स्टेज में ना चला जाए, इसलिए जो भी करंट स्टेज चल रहा है वो स्टेज को सप्रेस करने का काम जो है ये एंटी मलेरियल ड्रग्स करते हैं। थर्ड जो एम है रेडिकल क्योर। ये जो स्टेज में है हम ऐसे ड्रग पेशेंट को देंगे और ऐसे ड्रग पेशेंट लेता है जिसमें जो पेशेंट को मलेरिया हुआ है उसके अंदर जो मीरोजाइट्स है, स्पोरोजाइट्स है, उसे सब इरेडिकेट करने का काम जो है ये ड्रग करते हैं जो ड्रग रेडिकल क्योर में आते हैं। मींस इसमें जो है जो मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल पैरासाइट्स है
वो ह्यूमन के अंदर और वो पर्सन के अंदर वो कंप्लीटली रिमूव करने का काम जो है रेडिकल क्योर के अंडर जो ड्रग आते हैं वो करते हैं। तो फर्स्ट देख लेते हैं ड्रग प्रोड्यूसिंग कॉजल प्रोफाइलैक्सिस। कॉजल प्रोफाइलैक्सिस के लिए ड्रग्स कौन से यूज होते हैं? These drugs aim to prevent infection after the bite of an infected mosquito। तो ये जो ड्रग है, ये ड्रग का मेन एम है कि इससे प्रिवेंट करना है इन्फेक्शन फ्रॉम द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो। तो जो भी इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, जब भी कोई पर्सन को बाइट करेगा तो उसको इन्फेक्शन ना हो सके, इसके लिए ये ड्रग्स काम करते हैं। A true causal prophylactic would kill the sporozoites in the bloodstream of the human host before the start of the pre-erythrocytic stage। तो ये जो ट्रू causal prophylactic ड्रग्स जो होते हैं, ये जो स्पोरोजाइट, जब भी मॉस्किटो फर्स्ट स्टेज में स्पोरोजाइट इंजेक्ट करता है कोई भी पर्सन के ब्लड स्ट्रीम में, वहां पे ही ये प्रोफाइलैक्टिक ड्रग जो है उसे किल कर देते हैं, जिसके वजह से वो लीवर में नहीं जाते और हिपेटिक सेल को इन्फेक्ट नहीं करते और फर्दर वो इरिथ्रोसाइट को इन्फेक्ट नहीं करते। तो लीवर तक के जो स्टेज होता है उसे बोलते हैं प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। मींस जो भी इरिथ्रोसाइट के बाहर होने वाली डेवलपमेंट है पैरासाइट की और प्रोटोजोआ की, उसको हम बोलेंगे प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। जैसे ही वो स्पोरोजाइट और मीरोजाइट जो है रेड ब्लड सेल के अंदर जाता है, उसे हम बोलेंगे इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। नो ड्रग एट प्रेजेंट डज दिस, बट इट इज पॉसिबल टू एलिमिनेट द पैरासाइट ड्यूरिंग द प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। तो ऐसा कोई ड्रग अभी तक मार्केट में नहीं है कि जो स्पोरोसाइट्स को किल कर सके, बट इट इज पॉसिबल, मींस ये पॉसिबल है कि हम जो पैरासाइट है उसको प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज के पहले किल कर सके और एलिमिनेट कर सके। दिस ड्रग कुड बी कॉल्ड एज टिश्यू सिजोंटोसाइट्स। तो जो सिजोन्स को किल करते हैं उसे बोलेंगे टिश्यू सिजोंटोसाइट्स। तो जो भी सिजोन्स है मींस मल्टी न्यूक्लिएटेड पैरासाइट जो है, जो कि फर्दर मीरोजाइट्स में कन्वर्ट होता है, तो ये सिजोन्स और सिजोन्स को जो किल करते हैं एजेंट्स, उसे हम बोलेंगे सिजोंटोसाइट्स। तो इसमें पहला ड्रग आता है प्रोग्वानिल। दिस ड्रग इज अ बिसगुआनाइड एंड मे बी टेकन ओरली। तो ये बिसगुआनाइड कैटेगरी का ड्रग है प्रोग्वानिल, और इसे ओरली लेते हैं। इट इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब बट रैपिडली एक्सक्रीटेड। मींस ये जैसा ही ओरली कंज्यूम करते हैं पेशेंट, तो ये एब्जॉर्ब भी जल्दी होता है और एक्सक्रीट भी जल्दी होता है। इसका मेटाबॉलिज्म होता है और ये मेटाबॉलिज्म में एक्टिव फॉर्म कन्वर्ट करता है, जिसे बोलते हैं साइक्लोग्वानिल। तो साइक्लोग्वानिल ये इसका एक्टिव फॉर्म है। मींस प्रोग्वानिल जो है ये प्रोड्रग करके काम करता है। अब ये प्रोड्रग कब काम करता है? जब इसे हम एज अ मेन ट्रीटमेंट करके यूज करते हैं और सिंगल ड्रग करके यूज करते हैं। मींस सिर्फ पेशेंट को प्रोग्वानिल ही हम देंगे, तो ऐसे कंडीशन में वो मेटाबोलाइज हो जाएगा और साइक्लोग्वानिल बनाएगा, और ये साइक्लोग्वानिल फर्दर जो है अपना एंटी मलेरियल एक्शन दिखाएगा। अब ये साइक्लोग्वानिल करता क्या है? ये करता है न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस का सप्रेशन। जो मलेरियल पैरासाइट होता है उसमें न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को सप्रेस करने का काम करता है। इसके अलावा जो पैरासाइट है मलेरिया का, उसे फोलिक एसिड का डिफिशियंसी प्रोड्यूस करने का काम जो है साइक्लोग्वानिल करता है। अब ये फोलिक एसिड का काम क्या है मलेरियल पैरासाइट में? तो जो रिप्रोडक्शन होता है मलेरियल पैरासाइट्स का, मींस शिजोन से मीरोजाइट जो बनता है और मल्टीप्लिकेशन और रिप्रोडक्शन जो होता है, उसमें फोलिक एसिड जो है ये रिक्वायर होता है वो पैरासाइट को टू
रिप्रोड्यूस और फॉर रिप्रोडक्शन के लिए फोलिक एसिड की जरूरत होती है। बट साइक्लोग्वानिल क्या करता है, साइक्लोग्वानिल फोलिक एसिड का डिफिशियंसी प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से मलेरियल पैरासाइट जो है ये मल्टीप्लाई नहीं हो पाते और इसके वजह से मलेरिया का जो इंटेंसिटी है अल्टीमेटली कम हो जाता है और ग्रोथ नहीं हो पाता। दिस इफेक्ट इज एनहांस्ड बाय गिविंग सल्फोनामाइड एट द सेम टाइम। तो जैसा कि मैंने बोला कि प्रोग्वानिल अगर एज अ सिंगल ड्रग हम देते हैं पेशेंट को तो साइक्लोग्वानिल अपना इफेक्ट दिखाता है, बट ये इफेक्ट जो है हम एनहांस कर सकते हैं अगर हम उसके साथ सल्फोनामाइड्स भी देते हैं। तो सल्फोनामाइड्स जैसा कि हम देख चुके हैं ये भी जो है पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड से जो कन्वर्ट होता है फोलिक एसिड में, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड जो कन्वर्ट होता है फोलिक एसिड में, वो स्टेप में प्रॉब्लम करने का काम जो है सल्फोनामाइड करता है। और ये फोलिक एसिड जो है जो कि रिक्वायर होता है फॉर मलेरियल पैरासाइट वो फिर अवेलेबल नहीं हो पाता और उसके वजह से ही जो प्रोग्वानिल का इफेक्ट है वो बढ़ जाता है। तो सल्फोनामाइड और प्रोग्वानिल दोनों भी फोलिक एसिड का डिफिशियंसी प्रोड्यूस करते हैं फॉर मलेरियल पैरासाइट, जिसके वजह से मलेरियल पैरासाइट का मल्टीप्लिकेशन और रिप्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है और अल्टीमेटली मलेरिया जो है वो मलेरियल जो इन्फेक्शन है वो कम हो जाता है। प्रोग्वानिल इज वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट द प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, दो लेस सो अगेंस्ट पी विवैक्स। तो प्रोग्वानिल जो है ये प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, स्पेशली जो इन्फेक्शन प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम से हो रहा है और प्लाज्मोडियम विवैक्स से हो रहा है। बट प्लाज्मोडियम विवैक्स में प्रोग्वानिल ज्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। It has no direct action on the gametocyte, but if carried over into the mosquito will prevent the development of the sporocyte and thus prevent the mosquito become infected and spreading the disease. तो मलेरिया साइकिल में हमने देखा था कि मीरोजाइट से कुछ मेल एंड फीमेल गमेटोसाइट्स भी बनते हैं, मींस जो स्पोरोसाइट्स प्रोड्यूस करने के लिए जो मेल एंड फीमेल गमेट्स होते हैं और सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम मीरोसाइट्स। तो ये जो ड्रग है हमारा प्रोग्वानिल जो है ये गमेटोसाइट पे डायरेक्ट एक्शन नहीं करता है, मींस गमेटोसाइट को किल करने का काम नहीं करता है, बट जो इन्फेक्टेड पर्सन है और वो प्रोग्वानिल की ट्रीटमेंट ले रहा है और उसे फिर से कोई मॉस्किटो बाइट कर लेता है जो कि मलेरिया स्प्रेड कर सकता है। तो वो मॉस्किटो अगर ऐसे पेशेंट को बाइट कर रहा है जो प्रोग्वानिल का ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसके अंदर प्रोग्वानिल चला जाएगा और प्रोग्वानिल जाने के बाद वो मॉस्किटो में स्पोरोसाइट का डेवलपमेंट स्टॉप हो जाएगा। स्पोरोसाइट का डेवलपमेंट वो मॉस्किटो में स्टॉप होने की वजह से वो फर्दर कोई पर्सन को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से जो मलेरिया का जो स्प्रेड है वो स्टॉप हो जाएगा और डिक्रीज हो जाएगा। प्रोग्वानिल इज इफेक्टिव इन एन एक्यूट अटैक ऑफ मलेरिया बट is slow in action and other drugs such as chloroquine are preferable। तो प्रोग्वानिल जो है ये एक्यूट अटैक ऑफ मलेरिया में यूज करते हैं बट ये बहुत ही स्लो है, तो इसके अलावा जो बेटर ऑप्शन है वो है क्लोरोक्विन जो कि ज्यादा प्रेफर करते हैं इन केस ऑफ मलेरियल इन्फेक्शन। अब प्रोफाइलेक्टिक मेजर देखते हैं मलेरिया में क्या लेना है। इट इज एडवाइजेबल फॉर ऑल दोज एंटरिंग और लिविंग इन एरिया वेयर मलेरिया इज एंडेमिक टू टेक प्रोफाइलेक्टिक मेजर। तो
ऐसे लोगों को एडवाइसेबल है और ऐसे लोगों को एडवाइस किया जाता है कि जो भी पर्सन एक तो मलेरिया इन्फेक्टेड एरिया में जाता है या मलेरिया इन्फेक्टेड एरिया को छोड़ता है, उन्होंने प्रोफाइलेक्टिक मेजर लेना जरूरी है, जिसमें है कि जब भी वो एरिया में रह रहे हैं और कुछ समय के लिए रुक रहे हैं तो उन्होंने मॉस्किटो का कांटेक्ट अवॉइड करना है बाय यूजिंग स्लीपिंग नेट्स, जो मच्छरदानी होता है वो यूज करना है। इसके अलावा मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज करना है जिसके वजह से उन्हें मॉस्किटो बाइट ना कर सके, और अदर भी प्रिकॉशनरी मेजर लेना है जिसके वजह से वो ज्यादा से ज्यादा मॉस्किटो से डिस्टेंस मेंटेन कर सके और मॉस्किटो उन्हें बाइट नहीं कर पाए। इसके अलावा प्रोगोनिल एंड पायरिमिथामिन में बी यूज्ड एज अ प्रोफाइलेक्टिक ड्रग। तो ये तो एक्सटर्नल जो था कि भाई स्लीपिंग नेट्स लगा सकते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम लगा सकते हैं, इसके अलावा बाकी और चीजें भी आती है जिसके वजह से मॉस्किटो किल कर सकते हैं या फिर मॉस्किटो से कांटेक्ट दूर रख सकते हैं। बट अगर एक्सीडेंटली और हो ही जाएगा कि भाई जब हम मलेरिया इन्फेक्टेड एरिया में जा रहे हैं वहां पे डेफिनेटली एक ना एक मच्छर तो काटने ही वाला है, तो ऐसा कंडीशन में प्रोगोनिल एंड पायरोमिथामिन वहां के लोगों ने लेना चाहिए एज अ प्रोफाइलेक्टिक ड्रग। मीन्स वो ड्रग पहले ही ले लेना चाहिए जिसकी वजह से जो मलेरिया का इंटेंसिटी है वो उतना नहीं रह सके या फिर मलेरिया उन्हें हो ना पाए। बट इसका एक प्रॉब्लम है कि भाई ये जो है मलेरिया में रेजिस्टेंट डेवलप कर लेता है और जो मलेरिया का स्ट्रेन है उसमें रेजिस्टेंट डेवलप कर लेता है अगेंस्ट प्रोगोनिल एंड पायरोमिथामिन। तो एक टाइम के बाद वो पर्सन को इन्फेक्शन होता ही है, तो ये एक इसका ड्रॉबैक है और ऐसा कंडीशन में फिर प्रोगोनिल एंड पायरोमिथामिन कोई काम का नहीं रहता है। तो एज अ प्रोफाइलेक्टिक ड्रग हम दे सकते हैं, बट ज्यादा यूज ये रेजिस्टेंट स्ट्रेन डेवलप कर सकता है और वो रेजिस्टेंट स्ट्रेन वो पर्सन को इन्फेक्ट कर देगा और उस समय में प्रोगोनिल और पायरोमिथामिन कुछ काम नहीं कर पाएगा। पायरोमिथामिन इज स्लोली एक्सक्रीटेड एंड नीड्स टू बी टेकन ओनली वीकली। तो पायरोमिथामिन जो है ये बॉडी से बहुत धीरे धीरे निकलता है और एक्सक्रीट होता है, इसलिए वीक में सिर्फ एक बार ही इसको लेना है। बट एज अ प्रोफाइलेक्टिक प्रोगोनिल मस्ट बी टेकन डेली। तो प्रोगोनिल विद इन अ डे बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है तो इसको डेली ले सकते हैं, या फिर जो भी पेशेंट मलेरिया इन्फेक्टेड एरिया में जा रहा है और जो भी पर्सन मलेरिया इन्फेक्टेड एरिया में जा रहा है उसने प्रोगोनिल डेली लेना चाहिए एज अ प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट। तो ये हो गया फर्स्ट कैटेगरी। उसके बाद है सप्रेसिव ड्रग। तो हमने जो पहला कैटेगरी देखा था वो प्रोफाइलेक्टिक ड्रग्स का देखा था, अब हम सप्रेसिव ड्रग्स को देखेंगे। दिस ड्रग्स और सिजेंटोसाइड्स इनहिबिट द इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। तो ये जो ड्रग है और सिजोंट किलिंग ड्रग है और सिजोंट सेल किलिंग ड्रग जो है ये इरिथ्रोसाइटिक स्टेज पे काम करते हैं। मीन जो इरिथ्रोसाइट्स के अंदर जो सिजोंट्स है और मिरोसाइट्स है उन्हें किल करने का और इनहिबिट करने का काम जो है ये सप्रेसिव ड्रग्स करते हैं और ये कैटेगरी के ड्रग करते हैं। They do not destroy the exoerythrocytic form and so do not produce a radical cure, save with Plasmodium falciparum where there is no persistent exoerythrocytic form। तो ये ड्रग का एक प्रॉब्लम है कि ये जो है एक्सोइरिथ्रोसाइटिक फॉर्म जो है और जो इरिथ्रोसाइट के बाहर जो हमारे पैरासाइट है, सिजोंट्स है, मिरोसाइट्स है, इन्हें किल नहीं करता सप्रेसिव ड्रग। इसके वजह से जो एक्सोइरिथ्रोसाइटिक फॉर्म है वो वैसे का वैसा ही रहता है और जैसे ही ये सप्रेसिव ड्रग का ट्रीटमेंट जो है बंद करते हैं वैसे ही
जी एक्सो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज में जो सिजोंट या मीरोसाइट्स है ये फिर से इरिथ्रोसाइट के अंदर जाते हैं और इरिथ्रोसाइट में डेवलपमेंट करते हैं मलेरिया का, मींस रिलैप्स करते हैं, जिसके वजह से ये ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन थेरेपी देना जरूरी है। तो इसमें आता है क्विनिन, फर्स्ट ड्रग। तो क्विनिन क्या है? क्विनिन इज एन अल्कोलॉइड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिंकोना बार्क। तो सिंकोना बार्क से जो है क्विनिन अल्कोलॉइड एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिससे यूज करते हैं टू क्योर मलेरिया। मलेरिया को क्योर करने के लिए क्विनिन को यूज करते हैं। तो सिंकोना बार्क का दूसरा नाम है जीसुइट्स बार्क। Quinine, which is only one of the 20 or so alkaloids present in the bark। तो बार्क में जो 20 अल्कोलॉइड्स है उसमें से सिर्फ क्विनिन जो है एज अ एंटी मलेरियर और एज अ ट्रीटमेंट फॉर मलेरिया यूज किया जाता है। क्विनिन इज कंपोज्ड ऑफ अ क्विनोलिन एंड क्विन न्यूक्लिडिन ग्रुप। तो इसमें जो क्विनिन में जो है फिनोलिन और क्विन न्यूक्लिडिन ग्रुप होता है, जो कि सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप से अटैच होता है। क्विनिन जो है ये लिवोरोटेटरी इन नेचर होता है और यही एंटी मलेरियल इफेक्ट शो करता है। इसका जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्म है ये लेस एंटी मलेरियल इन एक्शन होता है। तो क्विनिन स्पेशली लिवोरोटेटरी इन नेचर जो होता है वही एंटी मलेरियल एक्टिविटी बहुत अच्छा शो करता है, बट डेक्स्ट्रोरोटेटरी जो होता है क्विनिन वो लेस एंटी मलेरियल इन एक्टिविटी होता है। The main action of quinine is on the erythrocytic form of Plasmodium, but it is toxic and is now used only for those organisms resistant to other drugs। तो इसका जो मेन एक्शन है ऑलरेडी हम देख चुके हैं। सप्रेसिंग ड्रग्स जो है ये जो इरिथ्रोसाइटिक फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम होते हैं और जो इरिथ्रोसाइट के अंदर जो पैरासाइट होते हैं प्लाज्मोडियम के, उसको किल करने का और इनहिबिट करने का काम जो है सप्रेसिव ड्रग करते हैं। और वो सप्रेसिव ड्रग में क्विनिन आता है और क्विनिन भी वही काम करता है जो इरिथ्रोसाइट में जो इन्फेक्शन हुआ है प्लाज्मोडियम का उसे कम करने का काम क्विनिन करता है। बट इसका मेन प्रॉब्लम है कि ये टॉक्सिक इन नेचर है और ये तभी यूज करते हैं जब पेशेंट बाकी सब ड्रग्स के लिए रेजिस्टेंट हो चुका है। मींस ऐसा कंडीशन तब आता है जब वो पेशेंट ऐसा जगह में रह रहा है और एंडेमिक जगह में रह रहा है जहां पे मलेरिया बहुत ही कॉमन है और मलेरिया बहुत ही फ्रिक्वेंटली होता है और वो बहुत बार उसे मलेरिया हो चुका है और वो ड्रग का ट्रीटमेंट ले रहा है, वेरियस ड्रग का ट्रीटमेंट ले रहा है, जिसके वजह से वहां के मॉस्किटो और वहां के एरिया के मॉस्किटो रेजिस्टेंट हो गए हैं और जो मॉस्किटो के अंदर जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम वो रेजिस्टेंट हो गया है वो ड्रग्स के लिए। तो ऐसा कंडीशन में क्विनिन एज अ ड्रग ऑफ चॉइस दिया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड बाय इंट्रावेनस इन्फ्यूजन इन द ट्रीटमेंट ऑफ सेरिब्रल मलेरिया। तो सेरिब्रल मलेरिया में भी इंट्रावेनसली इसको दिया जाता है एज अ ट्रीटमेंट। तो जब भी मलेरिया जो है मलेरिया इन्फेक्शन ब्रेन में चला जाता है, सेरिब्रल एरिया में चला जाता है, तो एज अ ट्रीटमेंट करके क्विनिन को यूज करते हैं इंट्रावेनसली। इसके टॉक्सिक सिम्टम्स और सिंकोनिज्म में इंक्लूड होता है टाइनिटस। टाइनिटस में मींस रिंगिंग साउंड आता है ईयर्स में, कान में ऐसा घंटी बजे जैसा लगता है, उसे टाइनिटस बोलते हैं। डीफनेस आता है मींस सुनाई नहीं देता, और ऑप्टिक न्यूराइटिस भी होता है मींस जो विजुअल है उसमें और आंखों में ब्लाइंडनेस जैसा प्रॉब्लम इसके ट्रीटमेंट में आता है। क्विनिन आइडोसिंक्रोसी में ऑकर टू कॉज कोलैप्स, स्किन इरप्शन एंड ब्लैक वाटर फीवर, हेमोग्लोबिन्यूरिया ड्यू टू इंट्रावस्कुलर हेमोलिसिस। तो क्विनिन की वजह से आइडोसिंक्रेसी भी हो सकता है, मींस क्विनिन की वजह से कोई पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकता है लाइक स्किन इरप्शन। कोई पेशेंट को क्विनिन सूट नहीं होता तो कोलैप्स भी हो सकता है। इसके अलावा
कोई पेशेंट में ब्लैक वाटर फीवर भी दिख सकता है, जिसमें यूरिन में हेमोग्लोबिन उसका एक्सक्रीट होता है ड्यू टू इंट्रावस्कुलर हेमोलिसिस। तो इंट्रावस्कुलर हेमोलिसिस मींस जो ब्लड वेसल्स है वो पेशेंट के बॉडी के अंदर वो रप्चर हो जाती है और जिसके वजह से यूरिन के थ्रू हेमोग्लोबिन और ब्लड जो है वो एक्सक्रीट होता है, तो उसे ही ब्लैक वाटर फीवर बोलते हैं। दूसरा ड्रग है क्लोरोक्विन। दिस ड्रग इज अ 4-अमाइनो क्विनोलिन डेरिवेटिव। तो ये जो ड्रग है ये 4-अमाइनो क्विनोलिन डेरिवेटिव है और इसके भी जो रिलेटेड ड्रग है क्लोरोक्विन के वो भी 4-अमाइनो क्विनोलिन डेरिवेटिव है। इट इज वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट द इरिथ्रोसाइटिक फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम। तो ये भी जो है सप्रेसिंग ड्रग जो है ये इरिथ्रोसाइटिक स्टेज मींस जहां पे इरिथ्रोसाइट के अंदर सिजॉन्ट्स और मिरोजाइट्स होते हैं वहां पे काम करने वाला ये ड्रग है क्लोरोक्विन। और ये जो क्लिनिकल अटैक्स होते हैं इसे रैपिडली कंट्रोल करने का काम जो है क्लोरोक्विन करते हैं। तो क्लोरोक्विन वेरी नोन ड्रग है मींस बहुत ज्यादा कॉमन ड्रग है और बहुत कॉमनली यूज होने वाला ड्रग है एज अ एंटी मलेरियल ड्रग। इट इज immediately absorbed orally but slowly excreted being bound to plasma protein। तो ये जो ड्रग है बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, जैसा ही पेशेंट इसको ओरली कंज्यूम कर लेता है ये इजीली एब्जॉर्ब होता है बट बॉडी से जल्दी नहीं निकलता मींस स्लोली एक्सक्रीट होता है। क्यों स्लोली एक्सक्रीट होता है? क्योंकि जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसके साथ इसका बाइंडिंग बहुत ज्यादा है, तो ये प्लाज्मा प्रोटीन को बहुत ज्यादा समय के लिए पकड़ के रखता है जिसके वजह से ये बॉडी से जल्दी नहीं निकलता है। इट ऑक्यूमुलेट्स इन द लीवर मींस लीवर में जाके ये ऑक्यूमुलेट और वहां पे स्टोर हो जाता है और ये फिर अपना एंटी मलेरियल इफेक्ट दिखाता है। इसके अलावा ये जो है एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका के अगेंस्ट भी बहुत अच्छे से काम करता है। तो एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका ये अमीबियासिस प्रोड्यूस करता है। एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका ये प्रोटोजोआ है और ये जो है अमीबियासिस प्रोड्यूस करता है जिसके वजह से इंटेस्टाइन और एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल जो पार्ट है वहां पे इंफेक्शन प्रोड्यूस करने का काम ये प्रोटोजोआ करता है और ऐसे कंडीशन में भी क्लोरोक्विन यूज करते हैं। और स्पेशली जब ये प्रोटोजोआ लीवर के सेल को आपके इन्फेक्ट करता है ऐसे कंडीशन में क्लोरोक्विन बहुत अच्छे से काम करता है। क्लोरोक्विन इज रिलेटिवली वेल टॉलरेटेड दो chronic administration of large dose may cause reversible corneal opacities or a progressive and irreversible retinal pigmentation and damage which may leads to blindness। तो क्लोरोक्विन जो है ये पेशेंट में वेल टॉलरेटेड है मींस पेशेंट को उतने साइड इफेक्ट दिखते नहीं, बट कुछ सीवियर कंडीशन में अगर क्लोरोक्विन का ज्यादा डोज पेशेंट को देना पड़ा तो उसमें जो है पेशेंट में रिवर्सिबल कॉर्नियल ओपेसिटीज प्रोड्यूस हो सकती है मींस जो कॉर्निया है कॉर्निया का जो ट्रांसपेरेंसी है वो धीरे धीरे हेजी हो जाएगा मींस जो पेशेंट है पेशेंट का जो कॉर्निया है कॉर्निया में जो ट्रांसपेरेंसी है वो धीरे धीरे ओपेसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसके बाद रेटिनल पिगमेंटेशन होने का चांसेस है, प्रोग्रेस जैसा जैसा होते जाएगा तो उसमें इरिवर्सिबल रेटिनल पिगमेंटेशन होने का चांसेस है और उसके बाद रेटिना का डैमेज होने का चांसेस है जिसकी वजह से पेशेंट में ब्लाइंडनेस हो सकता है। तो क्लोरोक्विन अगर क्रोनिक एडमिनिस्ट्रेशन करता है कोई पेशेंट तो उसमें कॉर्नियल ओपेसिटी पहले प्रोड्यूस होगा जो कि रिवर्सिबल है, बट वो स्टिल क्लोरोक्विन का डोज ले रहा है तो उसमें प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल रेटिनल पिगमेंटेशन हो जाएगा और ये फर्दर
वो रेटिना को डैमेज करेगा और जिसके वजह से पेशेंट में ब्लाइंडनेस आ जाएगा। तो ये क्लोरोक्विन का एक प्रॉब्लम है, बट ये मोस्टली नहीं होता है। ये ऐसे कंडीशन में होता है जब पेशेंट फ्रीक्वेंटली और लार्ज डोज ले रहा है। उसके बाद है मेपाक्रिन और क्विनाक्रिन। This drug is a 9-amino acridine derivative and is very effective against the erythrocytic form of most plasmodia। तो ये भी सेम erythrocytic फॉर्म में बहुत ही एक्टिव ड्रग है और ये मीपाक्रिन जो है 9-amino acridine डेरिवेटिव है। It may be given orally but can cause gastric upset, central nervous depression और एक्साइटमेंट। तो इसे ओरली दे सकते हैं, बट ये गैस्ट्रिक अपसेट प्रोड्यूस करता है, मींस जीआई ट्रैक्ट को डिस्टर्ब करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करने का काम करता है, या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट और एक्साइट करने का भी काम करता है। इट ऑल्सो स्टेन द स्किन येलो। जो भी मीपाक्रिन ड्रग ले रहा है उसका स्किन येलो पड़ने लगता है और स्किन को वो येलो स्टेन देता है। इसलिए इसका जो यूज है ये ज्यादा यूज नहीं होता है, बट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टैपवर्म ये बहुत ही इफेक्टिव ड्रग है। तो मीपाक्रिन जो है ये एज अ एंटी मलेरियल ड्रग ज्यादा यूज नहीं होता है, बट टैपवर्म के ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा थर्ड कैटेगरी, ड्रग्स प्रोड्यूसिंग रेडिकल क्योर। तो ये ऐसे ड्रग है जो कि इरेडिकेट करते हैं बोथ इरिथ्रोसाइटिक एंड एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो कि इरिथ्रोसाइट में प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ सीजोन और मिरोसाइट्स, और एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फॉर्म में जो प्रेजेंट है प्लाज्मोडियम, वो दोनों फॉर्म को बाहर निकालने का काम जो है ये ड्रग्स करते हैं। इसके अलावा जो गमेटोसाइट्स भी प्रेजेंट है ब्लड में जो कि मिरोसाइट्स से बने हुए हैं, उन्हें भी इनएक्टिवेट करने का काम जो है ये कैटेगरी के ड्रग करते हैं। तो इसमें आता है प्रीमाक्विन। ये जो है 8-अमाइनो क्विनोलिन डेरिवेटिव है और इसके गमेटोसाइडल एक्शन है एज वेल एज डिस्ट्रॉइंग एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम। तो ये जो प्रीमाक्विन जो है ये 8-अमाइनो क्विनोलिन डेरिवेटिव है और ये जो गमेट्स प्रेजेंट होते हैं ब्लड में जो कि मिरोसाइट से बने हुए हैं उन्हें किल करने का काम करता है। इसके अलावा जो एक्सो एरिथ्रोसाइटिक फॉर्म जो लीवर में सीजोन्स होते हैं और मिरोसाइट्स होते हैं उन्हें भी किल करने का काम जो है ये प्रीमाक्विन करता है। इट हैज लिटिल सीजोंटिसाइडल एक्टिविटी एंड सो इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ क्लोरोक्विन। तो सीजोंटिसाइडल एक्टिविटी जो है इसका बहुत ही कम है, इसलिए इसको कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं विथ क्लोरोक्विन। तो क्लोरोक्विन के साथ इसको प्रीमाक्विन को यूज करते हैं। प्रीमाक्विन में कॉज नॉशिया, वोमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन। तो प्रीमाक्विन अगर ओरली लेते हैं तो ये नॉशिया, वोमिटिंग और एब्डोमिनल पेन जो है ये प्रोड्यूस करता है, मींस पेट में दर्द, उल्टियां, ये एज अ एडवर्स इफेक्ट करके प्रोड्यूस कर सकता है। इट में कॉज मिथेमोग्लोबिनेमिया एंड इंट्रावस्कुलर हेमोलिसिस। तो ये जो ड्रग है मिथेमोग्लोबिनेमिया और इंट्रावस्कुलर हेमोलिसिस प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये एक इसके एडवर्स इफेक्ट है। मिथेमोग्लोबिनेमिया में क्या होता है कि जो हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन में जो आयरन होता है जनरली फेरस फॉर्म में होता है, Fe2+ फॉर्म में, बट मिथेमोग्लोबिन में क्या होता है, मिथेमोग्लोबिन में जो फेरस आयन होता है और आयरन जो होता है जो आयरन होता है वो फेरिक फॉर्म में होता है। तो फेरिक Fe3+ फॉर्म में मिथेमोग्लोबिन में होता है और हेमोग्लोबिन में आयरन जो है ये फेरस फॉर्म में होता है, Fe2+ फॉर्म में। तो इसके वजह से क्या होता है, मिथेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नहीं रहता, मीन्स वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता और जिसके वजह से लैक ऑफ ऑक्सीजन पेशेंट में होता है। तो प्रीमाक्विन का ट्रीटमेंट जो भी पेशेंट ले रहा है उसमें जो है
मिथेमोग्लोबिन फॉर्मेशन होता है, जिसमें जो मिथेमोग्लोबिन होता है उसमें जो आयरन होता है वो Fe3 फॉर्म में होता है, और Fe3 फॉर्म में होने की वजह से वो ऑक्सीजन का एक्सचेंज करने में अनेबल रहता है, मींस वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता, और जिसके वजह से पेशेंट में ऑक्सीजन डिफिशियंसी होता है, और उसके वजह से फाइनली बाकी जो ऑर्गन्स है उस पे भी इफेक्ट पड़ता है, उनके मेटाबॉलिज्म पे भी इफेक्ट पड़ता है, और बहुत सारे ऑर्गन्स डैमेज होने के भी चांसेस होते हैं। तो ये सीवियर केस है। अगर हम प्रीमाक्विन का ट्रीटमेंट बंद कर दे तो मिथेमोग्लोबिन फॉर्मेशन भी बंद हो सकता है, बट प्रीमाक्विन कंटिन्यू करते हैं तो मिथेमोग्लोबिनेमिया मींस ग्लोबिनेमिया में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है पेशेंट का वो कम हो जाएगा, और उसके वजह से अगर सीवियर कंडीशन डेवलप हो गया तो फाइनली पेशेंट का डेथ होने का भी चांसेस है। इसके अलावा इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस, स्पेशली डार्क स्किन रेसेस, जो डार्क कलर के जो लोग होते हैं उनमें इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस ड्यू टू प्रीमाक्विन होने के चांसेस है। तो इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस डार्क पर्सन में हो सकते हैं अगर वो प्रीमाक्विन का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्योंकि जेनेटिकली उनके अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस का डिफिशियंसी होता है, और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस जो है ये रेड ब्लड सेल के फंक्शन के लिए और वर्क के लिए और बिल्डअप के लिए जो है जरूरी होता है। अगर ये ब्लैक पर्सन और ब्लैक स्किन रेसेस को मलेरिया हो जाता है और वो अगर प्रीमाक्विन का ट्रीटमेंट लेता है तो उनमें ऑलरेडी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस डिफिशियंसी होता है, जिसके वजह से उनके रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो बहुत ही फ्रेजाइल होते हैं, मींस इजीली वो रप्चर हो जाते हैं, और इसी वजह से उनमें इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस होता है, मींस ब्लीडिंग होता है। तो ये चीजों के वजह से प्रीमाक्विन जो है, जो डार्क स्किन रेसेस है उसमें संभाल के देना है, क्योंकि उनमें पहले से ही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस नहीं होता है, और ये जो एंजाइम है ये नहीं होने के वजह से उनके अंदर जो रेड ब्लड सेल होता है वो फ्रेजाइल इन नेचर होता है, मींस इजीली रप्चर हो जाता है, इजीली ब्रेक हो जाता है, और जिसके वजह से इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस भी हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट में प्रीमाक्विन जो है ये संभल के देना चाहिए। तो ये हो गया प्रीमाक्विन। उसके बाद आते हैं पामाक्विन। पामाक्विन भी 8 अमाइनो क्विनोलिन डेरिवेटिव है, बट ये मोर टॉक्सिक है प्रीमाक्विन से, इसलिए प्रीमाक्विन ये ज्यादा यूज करते हैं एज कंपेयर टू पामाक्विन। तो यहाँ पे हमारा कीमोथेरेपी ऑफ मलेरिया खत्म होता है। इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।